स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर पृथ्वीराज पाठक पर। अगर अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर अभी तक अगर आपको कोई अभी तक सुझाव हो या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे वो चीज़ शेयर कर सकते हैं। मे बी कि हम नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें सुधार सकें या फिर उन चीज़ों के बारे में गहराई से जानकारी दे सकें। तो आज हम बात करेंगे टावर के तीनों सेक्टर में स्टैटिक होती है, तो उसके स्टैटिक की बात करेंगे कि स्टैटिक कैसे करी जाती है। तो स्टैटिक की हमारे पास जो स्क्रिप्ट अवेलेबल है वो दो तरीके की स्क्रिप्ट है। एक जो पहले तरीके की स्क्रिप्ट है उसमें पहले 4G 3G और 2G तीनों टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, और जो दूसरे टाइप वाली स्क्रिप्ट है उसमें 4G और 3G दो ही टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं। तो हम पहले वाली स्क्रिप्ट की बात करेंगे जिसके दो पार्ट हैं, जिसमें तीनों टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं। उसके दो पार्ट हैं। दो पार्ट में से एक पार्ट 15 मिनट और दूसरा भी 15 मिनट, यानी कि 30 मिनट पास का एक सेक्टर में स्टैटिक होना है। अगर आपको स्टैटिक के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, इस चैनल को, इस वीडियो को आप पूरे लास्ट तक देखें ताकि आप अच्छे से स्टैटिक किसी भी साइट की कर सकें। अगर आपको स्टैटिक करने में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप हमारे YouTube चैनल पे के कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें रिप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसके जो दो पार्ट हैं जिसमें तीनों टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, इसके जो दो पार्ट हैं स्टैटिक के, उसका पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट स्क्रिप्ट, इसमें गए, इसमें आपको हम दिखा दे रहे हैं। हाँ, सबसे ऊपर देखिए 4G BI नोकिया स्टैटिक R1 UE1 PRP। ठीक है, ये एक टाइप की स्क्रिप्ट है। और जो दूसरी स्क्रिप्ट है वो हमारी है 4G VI नोकिया स्टैटिक R1 UE2 PRP, यानी कि UE1 और UE2 दो टाइप की स्क्रिप्ट है जो अवेलेबल है। एक स्क्रिप्ट लगभग 15 मिनट चलती है और दूसरी भी 15 मिनट। एक में 4G 3G और 2G की कॉल्स आएंगी, डाउनलोडिंग अपलोडिंग चलेगी। और इसमें क्या है कि हमारा जो भी स्क्रिप्ट वो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग मैसेजेस हो करके ये स्क्रिप्ट ख़त्म हो जाएगी। और जो दूसरी स्क्रिप्ट होगी वो एज एम्प्टी वर्क करेगी। ये पहली स्क्रिप्ट एज एमओ वर्क कर रही है, दूसरी वाली एज एम्प्टी वर्क कर रही है। उस पर हम कॉल करेंगे और जो भी डिटैच वो सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल होंगी। तो हम आप स्टार्ट करते हैं पहले स्टिक जो सबसे ऊपर ही अवेलेबल है। ये हमने स्टार्ट कर दिया। इसको स्टार्ट होने में कम से कम 10 से 15 सेकेंड या मैक्सिमम 30 सेकेंड तक का भी टाइम लग सकता है। ये स्क्रिप्ट को 30 सेकेंड तक का हो सकता है। तो ये स्क्रिप्ट अब रन कर रही है। अगर आपको इस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी चाहिए और कि कैसे हम किसी साइट पे स्टैटिक करते हैं तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। ये हम किसी 3 सेक्टर में से किसी भी एक कि उसकी करते हैं। जो स्टैटिक का मतलब होता है कि रुका रहना, यानी कि रुक डेटाज लेते हैं वो होते हैं। अभी देखिए प्लीज सेट वेरिएबल वैल्यूज़, जिसमें वेरिएबल नेम्स आ गया है, जिसमें हम ये लिख चुके हैं कि हाँ सेक्टर का कर रहे हैं। और वेरिएबल वैल्यूज़ में होते हैं सेक्टर्स, कि उस साइट पे कौन से सेक्टर की हम स्टैटिक करने जा रहे हैं। उसमें सेक्टर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, कई भी सेक्टर्स होते हैं। 3 सेक्टर्स, 4 सेक्टर्स और 6 सेक्टर्स तक के भी जो है मल्टी बैंड्स जहाँ पे लगे होते हैं, 6 सेक्टर्स तक की साइट्स। अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं सेकंड सेक्टर की, तो हम यहाँ पे सेकंड डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो ज़रूरी होता है वो RSRP और साइनआर देखना। RSRP 60 से 70 के आसपास की है तो बहुत अच्छी मानी जाती है, और नॉर्मली इसी पे होती भी है। जो 4G के लिए है वो नॉर्मली इसी पे ही अवेलेबल होती है कि आप 60 से 70 के आसपास ही RP जब हो तभी
सॉरी, और साइनार की वैल्यू 20 से ऊपर ही होनी चाहिए। मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम तो आप 30 भी ले लो, बहुत अच्छा है, लेकिन मिनिमम आप 20 हो। लेकिन अगर कहीं साइड पे ज़्यादा इशू है या सिटी की साइड है तो वहाँ पे अगर आपको अच्छे से साइनर नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ पे 15 तक पे भी कर लेते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे देखिए फोर्स लॉक नीचे लिखा हुआ है जो एक्टिव नहीं है, हम यहाँ पे जाके इसको एक्टिव करेंगे। तो ऊपर से एडिट करेंगे इसको, और एडिट करने में ऊपर से जो 7वां है जिसमें एल टी बैंड लॉक है, इस पे जाएंगे और प्लान मिला होगा उसके अकॉर्डिंग बैंड को लॉक करेंगे, और उसके बाद को उस सेक्टर की स्टैटिक करेंगे। अब सपोज करिए हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, क्या करेंगे हम बैंड को लॉक करने के लिए अ, हमें जो प्लान मिला हुआ है वो 21L का है और बैंड 1 का है, तो हम सारे को अनसेलेक्ट कर देंगे। अनसेलेक्ट करके हम बैंड 1 21L मतलब कि 2110 मेगा हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी को लेंगे और इसको ओके कर देंगे। देखिए अब ये फोर्स लॉक एक्टिव हो चुका है। इसके बाद हम जाएंगे रेड लॉक पे। रेड लॉक पे यहाँ पे जो ऑप्शंस है मेरे पे किसी में सेलेक्ट नहीं है, यानी कि ये कोई और ऑप्शंस है जो अननोन करके ले रखा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एल टी डब्ल्यू सी डी में जी एस एम ऑटो यानी कि पहला सेलेक्ट करेंगे। ये पहला स्टार्टिंग में इसलिए सेलेक्ट करा जाता है क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू टाइम ये बैंड को कभी 4G कभी 3G कभी 2G में सेलेक्ट करता है, इसीलिए हम इसको ऑटो में सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर हमने 4G में लॉक कर दिया तो कई बार सिलेक्शन में इसके इश्यूज आते हैं, तो हमें स्क्रिप्ट को फिर से करना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए हम इसको पहले ही कर लेंगे, और ये हमने ओके कर दिया। देखिए अब इसमें साइनार RSRP बढ़िया आ रहा है, 70 से 80 का भी कोई बहुत बुरा नहीं है, अच्छा है। साइनार भी इसका 24-25 आ रहा है, तो ये अच्छा माना जाता है। हमारी जो PCI है यहाँ पे आ रही है वो 321 आ रही है, बैंड 1 है, और ARSN 315 है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको अनपॉज इनेबल ओनली डिजायर्ड LTE बैंड पे ओके करेंगे, ये हमने ओके कर दिया। अब ये क्या करेगा कि सबसे पहले सभी मोड नेटवर्क मोड को ऑटो में करेगा, LTE जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं। तो LTE WCDM में GSM को ऑटो करेगा, और ऑटो करने के बाद में हम फिर GSM और WCDM में बैंड को लॉक करेगा। लॉक इसलिए करेगा कि जब तक ये GSM और WCDM यानी कि 2G और 3G को जब तक ये लॉक नहीं करेगा तब तक 4G का बैंड प्योरली नहीं आएगा, और जो कॉल्स आएंगी वो 4G की को नहीं आ पाएंगी। तो इसीलिए जी को छोड़ देगा और GSM और WCDM को लॉक कर देगा। इसके बाद ये वेटिंग ले रहा है 5 सेकंड का। इसके बाद ये डेटा को एनेबल करने जाएगा 4G को। सपोज करिए आपने डेटा को एनेबल नहीं करा है, तो ये एक्चुअली ये जो मोबाइल्स होती हैं OnePlus 6T A6010 6010, तो ये होती क्या है, ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर एडिटर होती है। तो ये जो हमारा AZQ का ये जो सॉफ्टवेयर है, ये वास्तव में हमारा सॉफ्टवेयर एडिटर ही है जो हमारे नेटवर्क्स को एडिट करता है। तो नेटवर्क को मतलब किसको क्या एडिट करना है वो अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर लेता है। तो ये डेटा कि मैंने ऑलरेडी एनेबल्ड कर रखा था, तो ज़्यादा इसमें इश्यूज। देखिए वोल्टी को इसने इनेबल करा, और वोल्टी ऊपर मतलब कि 2 सिम इसमें लगी हुई है, एक वोडाफोन एक एयरटेल, तो 2 सिम्स दिखा रहा है। तो अभी लिया है। अभी बता रहा है अनपॉज स्टार्ट स्टैटिक सेक्टर, मतलब कि अब हम ये हमसे ये बोल रहा है कि अगर आपके पास जो दूसरी मोबाइल है वो 4G कॉल लेने के लिए इस मोबाइल से जो हम डालेंगे वो रेडी है, तो आप इस पर ओके कर दें ताकि हम उस पर कॉल डाल सकें। तो हमने इसको ओके कर दिया, हमारा दूसरा जो मोबाइल है वो बिल्कुल रेडी है। ये देखिए हमने कॉल कर दिया। इटरेशंस चलते हैं। इटरेशंस होता है कि आप नंबर ऑफ कॉल्स, कितने कॉल्स इस पे डाल सकते हो इस मोबाइल से दूसरी मोबाइल पे, क्योंकि ये मोबाइल एज अ एमओ वर्क कर रही है, मोबाइल आउटपुट। तो आप दूसरी मोबाइल पे कितने डालोगे, तो इटरेशन आप देख सकते हैं कि 2 आया हुआ है, हमने 2 ही डाल रखा है। वैसे नॉर्मली ये 10 वोडाफोन वाले मांगते हैं। ठीक है, ये कॉल देखिए चली गई है, और ये कॉल ऑटो रिसीव नहीं होती है, इसको रिसीव करना पड़ता है। ये हमने कॉल को रिसीव कर लिया। अब ये देखिए कॉल ड्यूरेशन चल रही है, कॉल ड्यूरेशन 10 सेकंड की चलती है, और इटरेशंस
हम बता रहे थे आपको, ये आप 10 भी कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, जितना मन करे आपको कर सकते हैं, लेकिन हम अपना टाइम बचाने के लिए नॉर्मली हमने 2 कर रखा है। ये 4G की पहली कॉल थी जो आ चुकी है, अब दूसरी कॉल आएगी। जी हाँ, वेटिंग वेटिंग के बाद दूसरी कॉल आ चुकी है 4G की। और जब 4G की कॉल आए तो आपको ये भी ऊपर चेक करना है कि हाँ 4G की ही कॉल है या नहीं है। ये रिंगिंग 60 सेकंड तक रहेगा, 60 सेकंड बाद अपने आप ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। और जब भी कॉल आ रही हो तो हमें ऊपर 4G और प्लस वोल्टी ये देखना है कि हमारी 4G वोल्टी की ही कॉल आ रही है। यहाँ पे अगर गलती से 3G या 2G लिखा हुआ है तब वो कॉल हमें नहीं लेनी, हमको स्क्रिप्ट को फिर से एडिट करना है। इट मीन्स एडिट, इट मीन्स कि आपको सारे नेटवर्क चेक करने, मोबाइल को फिर से रिस्टार्ट करना है, सारी चीज़ें करनी है। तो ये हमने एक्सेप्ट कर लिया कॉल। अभी कॉल एक्सेप्ट हो गई है। अभी 2 इटरेशंस खत्म हो गए। ऐसे इसी तरह से 3G और 2G के भी इटरेशंस आते हैं। उन इटरेशंस को हमने भी 2-2 कॉल के लिए करा हुआ है, और जो कॉल्स आती है वो ऑटोमेटिकली 10 सेकंड की कॉल आती है, 10 सेकंड के बाद ये कट जाती है। वैसे जो हम ये स्टैटिक ले रहे हैं, ये स्टैटिक एक्चुअली इन रियलिटी ये है वोडाफोन की, नोकिया की ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट है, जो ऑटोमेटिक रीड करनी है। हमें कुछ नहीं करना है, हम देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अनपॉज कर रहे हैं। जो दूसरी मोबाइल है उस पर खाली फोकस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब देख लीजिए, अब ये फ़ोन 3G में कन्वर्ट होगा। CS भी 3G थी, ठीक है। अब ये 3G MO स्टार्ट करके था, अब ये कॉल डाल रहा है। जब ये कॉल करने लग जाए, ऊपर देखिए H+ लिखा हुआ है, यानी कि पक्का श्योर है कि ये 3G की कॉल है, तभी आप रिसीव करें, नहीं तो स्क्रिप्ट को रीस्टार्ट करें। ठीक है, तो अब ये पहले ही अभी आ चुकी है, 3G की भी कॉल आ चुकी है। इसके बाद में ये 2 स्टेशन हमने यहाँ पे डाले हैं 3G में। 10 सेकंड की ये भी नॉर्मल कॉल है। चाहे 3G हो, 4G हो, 2G हो, कोई भी हो, जहाँ पे जो भी कॉल्स आएंगी वो हमेशा 10 सेकंड की ही आएंगी और ऑटोमेटिकली कट होंगी। ये फिर से कॉल आ रही है, कॉल को सिर्फ रिसीव करना पड़ता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली कट होता है। दोबारा भी कॉल आए तभी आप चेक कर लें कि ऊपर H+ लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है, 3G लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि हम कॉल्स 3G में ले रहे हैं। 3G हमें देखना। अच्छा, 3G की एक पहचान और भी है, यहाँ पे एक्लो आता है, एक्लो, RSCP, RSSI, PSC 107 है, तो ये चीज़ें आती है। तो इससे भी आप एक्लो से भी आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ये 3G की ही कॉल है। ठीक है, अब ये 2G में कॉल लेगा। 2G के लिए सारी चीज़ें अपनी रेडी कर रहा है। देखिए CFSB 3G मोड को एंड कर चुका है, और अब ये 3G कॉल को लेगा। 3G की कॉल के लिए अब ये वेटिंग ले रहा है। वेटिंग लेने के बाद ये नोट CSFB 2G MO स्टार्ट। अब MO मोबाइल आउटपुट, तो ये 2G की कॉल ले रहा है। 2G को चेक करने के लिए आपको सेव करना है, RX लेबल देखना है। RX लेबल में का मतलब ये है कि ये 2G की कॉल है, ऊपर GB लिख के आ गया है। ठीक है, और अब हमने ये देखा है, ये शायद कॉल अभी जा नहीं रही है। जी हाँ, कॉल अब जा रही है। और ये RX लेवल -47 है, और RX क्वालिटी 0 है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। ये देखिए कॉलिंग आ चुकी है, लेट में आई है। 2G की कॉल हमेशा लेट करके ही आती है, तो थोड़ा सा लेट करके आई है। पहली कॉल नहीं आई है, दूसरी आई है। कई बार ये नेटवर्क में इशू होने की वजह से कॉल्स नहीं भी आती है। देखिए CID इसका मायने रखता है, जो 59871 है, इसको देखना है कि हम सेकंड सेक्टर में या नहीं है। ठीक है, और RX लेवल सबसे मायने रखता है। -47 बहुत अच्छा है, लेकिन ये -81 थोड़ा सा ख़राब है। इसमें चैनल्स होते हैं 2G में, BSIC होता है 57, GSM, CID स्लाइडिंग्स हैं, तो इससे पता चल जाता है कि ये 2G की ही कॉल्स थी। अब इसके बाद में कॉल्स हमारी सारी ख़त्म हो गई हैं। 2G को इसने एंड कर दिया है। अब ये SMS करेगा, जो हमने गिवन नंबर, जो हमने नंबर इस पर दे रखा है, वो हमने लूप डाल दिया, तो लूप का मतलब कि ये 2 बार SMS करेगा। तो आराम से अब प्रॉपर सारी चीज़ें 4G में चलने लग गई हैं फिर से। PCI 321 है, जो कि हमें हमेशा देखना है कि हाँ 321 ही होना चाहिए। बैंड 1 है, साइनार 21 है, बहुत अच्छा है। 22, 24 भी लैचिंग आ रही है। ठीक है, ये 2 मैसेज हैं जो इटरेशन 2 करके ये दोनों डिलीवर्ड हो चुके हैं। अब इसके बाद में ये GSM और WCDMA बैंड को लॉक कर रहा है। लॉक इसलिए कर रहा है क्योंकि अब इसको चाहिए 4G का, और 4G पे करेगा
डाउनलोडिंग। तो FTP फाइल 1 GB है, ये डाउनलोडिंग है, ये डाउनलोडिंग करने के लिए गया है। अब हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि डाउनलोडिंग के इस टाइम पे इसकी जो स्पीड आ रही है वो लगभग kbps में, अब mbps में बढ़ने लग गई है। जो रेड वाला है वो डाउनलोडिंग है और जो येलो वाला है वो अपलोडिंग है। तो ये देखिए नॉर्मल स्पीड 54 mbps अभी मैक्सिमम गई हुई है और एवरेज 30-29 का आ गया, 83 तक चली गई मैक्सिमम, और जो एवरेज आ रहा है वो 38-39 का आ रहा है। अगर ये स्पीड नहीं आ रही है तो आप FTP फाइल डाउनलोड को नीचे करें और आप इसकी स्पीड को यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। LT डेटा में आप देख लीजिए L1 DL TP Mbps में दिखा रहा है, यानी कि ये DL की स्पीड है जो 80.81 8093 मतलब अच्छी खासी स्पीड मानी जाती है। और नीचे अपलोडिंग है, ऊपर डाउनलोडिंग। अगर ये स्पीड नहीं आ रही है तो आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, इसके बहुत तरीके हैं, ठीक है। उसमें से मैं एक तरीका बता रहा हूँ जो यूट्यूब से करना है। आप यूट्यूब पे जाएँ और यूट्यूब पे आप आराम से लिखें साउथ इंडियन मूवीज़ डब्ड इन हिंदी फुल मूवी 2020, क्योंकि ये आजकल ज़्यादा फेमस भी है ये मूवीज़ साउथ की, और साउथ की मूवीज़ बहुत ज़्यादा आती चलती भी हैं। तो इसकी ये बड़ी कॉपी भी होती हैं और आजकल ज़्यादा चल भी रही हैं। तो ये बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं। तो इसमें 4 फाइल्स आप कर लो, आराम से डाउनलोडिंग पे लगा लो और वहाँ पे स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाएगी। ये मैंने 4 खाली लगा लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए स्पीड जो है वो नॉर्मली अच्छी आ रही थी, तो अब तो उतनी है, ठीक है। आप यहाँ पे बीच में देख सकते हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले लें अगर आपको ज़रूरत है तो। अगर आपके कोऑर्डिनेटर्स ने बोला है तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी अवेलेबल ले लें, ठीक है। जैसे कि और जब स्क्रीनशॉट लें तो आप इसका स्क्रीनशॉट मैक्सिमम पे लें। ये मैंने 22 पे ले लिया है, अच्छा माना जाता है 22। देखिए 26 भी है, मैंने 26 पे भी ले लिया है, ठीक है। तो ये इसके स्क्रीनशॉट भी आप रखो, क्योंकि आपको भी ये पता चलता रहे कि यहाँ पे स्पीड कितना है। अब ये देखिए डाउनलोडिंग ख़त्म हो चुका है, अब ये अपलोडिंग स्टार्ट करेगा। लेकिन अपलोडिंग को स्टार्ट करने से पहले हमको भाग करके तुरंत जाना है उस पर और लाइब्रेरी में जाना है। लाइब्रेरी में के डाउनलोड में जाना है। डाउनलोड पे जो भी फाइल्स हैं उनको सबको डिलीट कर दो। डिलीट फ्रॉम डाउनलोड्स, क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि जब अपलोडिंग चल रहा होता है तो अपलोडिंग में यहाँ पे आप देख लीजिए, अपलोडिंग के हम LT डेटा में गए और यहाँ पे देख लीजिए अभी तो LT बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे L1 UL TP Mbps जो आ रहा है वो 0.96 kbps, मतलब बहुत ख़राब है, ठीक है। तो 1 Mbps भी आने लग गया है अब तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने यूट्यूब में DL को ख़राब नहीं कर मतलब बंद नहीं करा है, DL के सारे फाइल्स को हटाया नहीं है, तो ये क्या करेगा कि अपलोडिंग में DL की ही ज़्यादा वैल्यूज़ ला देगा। तो इससे बचने के लिए हमें हमेशा यहाँ पे अपलोडिंग करते समय डाउनलोडिंग को हमेशा तुरंत हटाना होता है फास्टली। अब ये जो येलो वाली लाइन्स आ रही है यहाँ पे बहुत ख़राब स्पीड है, इसलिए ये दिखा रहा है। इस स्पीड को हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। हम इसके जाएंगे, हमने जैसे कि इसमें पहले से ही प्री मूवीज़ डाउनलोड कर रखी हैं, तो हम ड्राइव में जाएंगे और ड्राइव में हमने जो भी अपना वो अकाउंट चेंज करना है, मैंने अकाउंट चेंज कर लिया। और अकाउंट चेंज करने के बाद में हम अपलोडिंग पे गए और अपलोड पे गए, और अपलोड पे जाने के बाद में जो हमारे पास वीडियोज़ अवेलेबल हैं उन वीडियोज़ में से हम एक मूवीज़ है, उस मूवीज़ को हमने अपलोडिंग पे लगा लिया। ये प्रिपेयरिंग टू अपलोड 1 फाइल, ये जब स्पीड्स ख़राब आती है तो ये बहुत टाइम भी ले लेता है अपलोडिंग के आने में। तो ये पहले प्रिपेयर करेगा, देन ये शुरू होगा, टाइम लेता है ये, ठीक है। ये देखिए वेटिंग टू अपलोडिंग स्टार्ट हो गया। अब जब ये अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा इस मूवी का तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। आप देख सकते हैं इसका ग्राफ। तो अगर साइड पे अपलोडिंग ना आ रही हो तो अपलोडिंग भी आप बढ़ा सकते हैं इसमें अपलोडिंग की फाइल्स लगा करके। ये भी एक थोड़ी नई चीज़ है जो जानना चाहिए, ठीक है। तो ये अब हो चुका है, अपलोडिंग हो चुका है, ठीक है। अब ये स्क्रिप्ट रन करने जा रही है। स्क्रिप्ट अब ख़त्म हो चुकी है क्योंकि इसमें सिर्फ अपलोडिंग तक का ही था और अपलोडिंग ख़त्म हो गया, यानी कि स्क्रिप्ट ख़त्म हो गई है। अब हमें इसको सेव करना है। सेव करने के लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पहले साइट आईडी, फिर आपने क्या चीज़ परफॉर्म करा है और कौन सी टेक्नोलॉजी थी, उस पर कौन सा बैंड था, और उसके बाद में कौन सी किसने करा, मतलब कि हमने PRP लिखा तो पृथ्वीराज पाठक, मतलब कि हमने ये करा है।
तो हम इसको एडिट करेंगे। एडिट क्या करेंगे, गोंडा 0197 है, स्टैटिक सेक्टर सेकेंड ही है, FDD ही हम कर रहे हैं और 21L ही है टेक्नोलॉजी, और PRP मतलब हम नहीं कर रहे हैं। तो हम इसको ओके कर देंगे। अभी भी इसको हम चाहे तो 20 से एडिट कर सकते हैं, अगर आपको गलती से यहाँ पे गलती हो गया है तो आप फिर से भी कर सकते हैं। ओके करेंगे। ओके करने के बाद में हम यहाँ पे एस कर देंगे। एस करेंगे, ये सेव कर लेगा। ठीक है, सेव करने के बाद में इसको हम अपलोड करना भी आपको सिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप अपलोड लॉक्स में जाइए और अपलोड लॉक्स में जा कर के जो बादल की तरह अप एरो बना हुआ है उस पर क्लिक करें और अपनी आईडी ये भी देख लें, सुनिश्चित कर लें कि वहाँ पे आपने अपनी ही फाइल अपलोड करी है कोई और, क्योंकि यहाँ पे जो आप नाम डालते हैं वो सर्वर पे जाता है, वो सर्वर लिख के आता है। ये देखिए अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद में ये अभी कंप्लीट होके आ जाएगा। ये देखिए लॉग अपलोड कंप्लीटेड, यानी कि हमारा सारा फाइल अब अपलोड हो चुका है। अगर आपको अभी भी चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब करा है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए एक्स्ट्रा तो आप वो हमको इनबॉक्स करें और साइट को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप सुझाव भी देते रहें। आपका हमेशा स्वागत है। धन्यवाद।